हेलो। 9th क्लास के बच्चों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं उनकी किताब क्षितिज। उसमें पार्ट पहला है दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आज हम से बताएंगे कि प्रेमचंद जी, पहले तो हम प्रेमचंद जी के बारे में जाने कि प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे, जो कि वाराणसी में जन्मे थे और वाराणसी के निकट लमही गांव में सन 1880 में उनका जन्म हुआ था। आरंभिक जो उनकी शिक्षा गांव में ही हुई थी। छुटपन से ही उनके पिता का देहांत हो गया था और घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके ऊपर आ पड़ी थी। 10वीं पास करके वे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए, यानी टीचर बन गए, और नौकरी में रहकर ही उन्होंने फिर धीरे धीरे बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हुए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प लिया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आरएस आईएएस के क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, धनपत राय। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने अपना छापा खाना खोला, यानी उनकी प्रेस जो जिसमें प्रिंटिंग होती है वो उन्होंने अपने नाम से खोला और हंस नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो आज हम पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें हम मान सकते हैं 350 जो है प्रेमचंद की कहानियां हैं। 11 उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। 2 नाटक हैं उनके, करबला और प्रेम की वेदी। इस तरह से उन्होंने अपना जो है लेखन कार्य किया, जिसमें उन्होंने कहानियां, उपन्यास और नाटक भी लिखे। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे जो मुख्य विषय था वो था राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। यानी दुनिया में आपने राजा रानी ये कहानी सुनी होगी, लेकिन सबसे पहले जो एक आम आदमी यानी छोटे से तबके के आदमी से जब कहानियां शुरू की गई, एक था किसान, एक था कुर्मी माने जो जूते सिलता है वो। तो ऐसे होते हैं जो सभी के ऐसे जो कैरेक्टर उन्होंने लिए, पात्र उन्होंने लिए, वो प्रेमचंद जी ही थे। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उन्होंने कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद जी ने दीनहीन किसान, ग्रामीण और शोषितों के जो दलित अवस्था थी, यानी बहुत दीनहीन अवस्था जिसके बारे में कहते हैं कि बहुत ऐसी जो समाज में हम देखते हैं कि उनको कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा जो वर्ग, उनकी अवस्था का उन्होंने मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में किया है। उनकी जो कहानियां हैं, कफन पूस की रात और गोदान, जो उनके उपन्यास हैं, कफन पूस की रात, गोदान आदि जो उनकी रचनाएं हैं, वो शोषण के विरुद्ध एक मूक विद्रोह को आवाज उठाने के लिए उन्होंने रचनाएं की। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे दहेज, अनमेल विवाह में जानते, बेमेल, जो जिनका कोई मेल ही नहीं है, नशाखोरी, शोषण, जो विवाह होते हैं, एक विवाह कर लिया और विवाह कर रहे हैं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर उन्होंने प्रभावशाली साहित्य की रचनाएं की। प्रेमचंद ने मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। उन्होंने जो इसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी यही है कि 2 बैलों की कथा, उसका भी यहाँ मार्मिक चित्रण किया है। 2 बैल मानो परतंत्र भारतीय नागरिक हैं जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने ऐसा माना है जैसे दोनों बैल मानो परतंत्र, माने जैसे बंदी हैं, और 2 भारतीय नागरिक हैं जो बंधे हुए हैं, बंदिश में हैं, और जो स्वदेश हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, भलाई के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं।
उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी है? सरल, मुहावरेदार। यानी आपको कभी व्याख्या जैसे करनी है इससे संबंधित, जो प्रेमचंद जी की व्याख्या करेंगे तो हम विशेष टिप्पणी जो लिखते हैं उसमें हम लिख सकते हैं कि प्रेमचंद जी हैं जो उनकी भाषा बहुत सरल है, मुहावरेदार है और उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार ही शब्दों का चुनाव करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपना पद स्थान के अनुसार परिस्थिति में जो भाषा बोलता है, व्याकरणों के नियमों में ढालकर उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने की में बहुत ही कुशल हैं। तो इस तरह से अब हमने जो सुना ये तो है प्रेमचंद जी के बारे में। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कहानी का सार, जो कि है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, इसमें दो बैल पात्र हैं, हीरा और मोती। ये बैल बहुत सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है। अर्थात प्रेमचंद जी क्या दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो किस तरह से परतंत्र हैं, उस चीज को उन्होंने इनके माध्यम से दर्शाया है। बैल क्यों? क्योंकि एक सीधा साधा जानवर जिसे हम बैल कहते हैं उसके रूप में यहाँ उन्होंने बताया है कि जानवरों में गधा बुद्धिहीन माना जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसका सीधापन और उसकी सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ कब सभी में एक जैसा रहता है, कोई मतलब नहीं होता गधे को, इसीलिए उसे बुद्धिहीन कहा गया है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ भी कम सीधा एक और प्राणी है जैसे बैल। तो उस बैल के बारे में यहाँ पे बताया है कि यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। यानी गधे जैसा मूर्ख नहीं है, कुछ नीचा है, ये अड़ भी जाता है और इसके सींग होते हैं, कई बार ये विद्रोह भी कर सकता है। हीरा और मोती, इसमें दो सच्चे मित्र होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल और चौकस बैल थे। चौकस माने चौकन्ने रहने वाले। लंबे समय के बाद साथ साथ रहते हुए उनमें बहुत गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते, धौल धप्पा करते थे, एक दूसरे को चाट सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे तथा आंखों से ही अपनी बातें करते थे। जैसे एक दूसरे से बातों के माध्यम से ही वो क्या करते थे, जैसे लगता था कि वो एक दूसरे से बहुत बात कर रहे हैं। धौल धप्पा का मतलब होता है स्नेहवश एक दूसरे को चपत लगाना, यानी एक दूसरे को स्नेह या प्रेम वश किसी को ऐसे चपत लगा देना धौल धप्पा कहलाता है। हीरा मोती जूरी की ससुराल में, यानी कैसे वो उस ससुराल में है, संयोग से जूरी एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल उसको भेज दिया जाता है। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। जूरी का साला उन्हें आगे धकेलता तो वे पीछे की ओर जोर लगाने लगते कि हमें नहीं जाना है। मुश्किल से वे सांझ यानी शाम को जाने के लिए वहां तैयार हुए और उस स्थान पर पहुंच गए। वहां उनका मन न लगा, उन्होंने चारे में मुंह भी न डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। कोई भी व्यक्ति हो, जब नई नई जगह जाता है और आपको लगता है कि हमें बहुत दिन रहना पड़ेगा, तो फिर वहां उनका मन नहीं लगता। तो बैल वापस जूरी के घर आते हैं। रात को बैल दोनों ही कनखियों से एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप सलाह करके पगहे तोड़कर, उनके पैरों में जो बंधी होती है रस्सी, उसको तोड़ के वो जूरी के घर पे चल पड़ते हैं। जूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़े देखा तो गदगद हो गया। जहां वो चरते हैं उस जगह पर वो बैल दोनों खड़े हुए थे, तो जूरी ने उन्हें देखा तो वो गदगद माने खुश हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूरी को वो ये कह रहे हैं कि हमें तुमने क्यों भेजा। गांव और घर के बच्चे तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर
क्रुद्ध हुई। क्यों हुई? क्योंकि पत्नी इसलिए क्रुद्ध हुई क्योंकि उसके भाई के घर गए थे वो बैल, और वो वहां से वापस आ गए थे, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण बैलों को सूखा चारा डाल दिया, यानी चारे में कुछ और भी मिलाते हैं ना, जैसे चापट वगैरह, जो आटा छानने की भूसी वगैरह, वो कुछ रोटियों के गले हुए दलिया वगैरह, ये सब मिलाया जाता है, तो वो उन्हें सूखा ही चारा खिलाने लगी। अब बैल चारा खाएं तो कैसे खाएं? जूरी नौकर को चारे में खली डालने के लिए कहा। खली क्या होता है? जो सरसों का जो तेल निकालते हैं, तो जिससे वो बाद में उसका चूरन सा बचता है, उसे चापट और खली कहते हैं। किंतु मालकिन के डर से वह रह गया। सब मालकिन से डरते थे, इसलिए किसी ने भी वो वहां नहीं डाला। हीरा मोती दोबारा झूरी के ससुराल में जाते हैं। फिर दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को लेने आ जाता है। इस बात पर उन्होंने दोनों की बहुत मोटी मोटी रस्सियों से बांधता है और उनके सामने सूखा चारा डाल देता है। अब हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जोतने के लिए भी इनकार कर दिया। जैसे उन्हें हल में जोतने के लिए उन्हें तैयार किया गया, तो वहां भी जाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींच कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे। दोनों टस से मच ना हुए, बिल्कुल नहीं हिले, नहीं अपने काम के लिए जाने को तैयार हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत पर टूट टाट कर सब बराबर हो गया और गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए पकड़े गए। यानी वो पकड़े गए क्यों? क्योंकि उनके गले में लंबी लंबी रस्सियां बंधी हुई थी। बैल फिर से वहां से भागने का प्लान बना ले गए और अगले दिन फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की जो नन्ही सी लड़की थी, जो उसकी बेटी थी भैरों की, उसने उनको रोटियां दे दी। रोटियां खाकर उनकी जो हीरा मोती थे, उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। क्यों? कि उनके रोटी खाकर थोड़ा सा आनंद आया, भूखे थे वो इसलिए। और उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की जो है माँ मर चुकी है, इसलिए वो जो सौतेली माँ है वो उसे बहुत परेशान करती थी। इसलिए वो बैलों का दुख समझती है कि वो बैल दूसरी जगह आकर कितना दुखी हो रहे हैं। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का जो स्नेह था, छोटी बच्ची का जो स्नेह था, उसके कारण वो चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर उनकी दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा फूफा बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया, गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे भागे। दोनों रास्ता भटक गए और नए गांव को पार करते हुए एक खेत के किनारे पर पहुंच गए, जो कि मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए, मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। फिर अचानक उनके सामने बहुत बड़ा एक सांड आ गया और उससे भी उन्होंने बहुत मुकाबला किया। हीरा ने मोती को सलाह दी कि वो दोनों मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। सांड जैसे एक जना सांड पर सींग चलाता था, दूसरा उसके पेट पर सींग घुसेड़ देता था। तो दोनों ने उसको क्या किया, शत्रु की तरह, मतलब इस तरह से उसको मारा। और शत्रु को जैसे कहते हैं ना कि दोनों हावी हो गए, एक हो गए, तो शत्रु भाग गया और वो बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। हीरा मोती फिर पकड़े गए बेचारे। विजय के नशे में वो दोनों बात करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें चुपचाप घुस गया। अभी मटर खाना शुरू ही किया था कि दो आदमियों ने उनकी लाठियां लेकर पिटाई शुरू कर दी और हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया। अब हीरा ने मोती को फंसा हुआ देखकर वापस लौट आया। रखवाली के लिए दोनों ही पकड़े गए और कांजी हाउस में डाल दिया गया। ठीक है, कांजी हाउस वहां की जगह का नाम है। अब हीरा मोती दोनों कांजी हाउस में रहने लगे। कांजी हाउस में उन्हें दिन ब दिन खाने को कुछ न मिलता। वहाँ बहुत पहले से ही भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, बहुत सारे जानवर पहले से ही थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। मिट्टी खाने लगे बेचारे भूख के मारे। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से इतने वार किए कि वो जो मिट्टी की दीवार थी वो
गिर पड़ी। इसलिए चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा तो हीरा का उज्जड़पन देखकर वह कई डंडे मारे, मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती। उस मोती को अब थोड़ा जोश आया। अब उसने क्या किया, जोश में दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर जोर से आजमाइश करने के बाद लगभग आधी दीवार उन्होंने गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां और भैंस। वहां से सब भाग गए, वहीं खड़े रहे। लेकिन गधे क्या था, गधे वहीं खड़े रहे। बोले भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि गधा ज्यादा भागता तो है नहीं। मोती ने उन्हें सींग मार मार भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा कि वह भाग जाए तो नहीं तो क्या होगा, बहुत पिटाई होगी। तो हीरा बोला कि मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर दूं। बोला तुम तो भाग जाओ, तुम तो खुले हुए हो। कहते नहीं, अगर तुम पे विपत्ति आई हुई है तो मैं भी नहीं भागूंगा। और वह वहीं सो गया। सुबह होते ही गांधी हाउस में कर्मचारियों की खलबली मची हुई थी। उन्होंने मोती को खूब मरम्मत की और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब उन्होंने क्या किया, जब कांजी हाउस में हीरा मोती रह गए थे, वो सारे जो जानवर थे उन्होंने वो पकड़े हुए थे। वो क्यों पकड़े हुए थे कि कसाई के पास उन्हें काटने के लिए दे दिया जाएगा, जिससे उसका मांस बिकता है। तो हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। खाने को कुछ भी नहीं मिला, बस एक दिन थोड़ा सा उन्होंने पानी दिया था। और दोनों ही जैसे ना ठट्ठरियां निकल आई, दोनों इतने कमजोर हो गए। आज उनकी नीलामी होने लगी। अब उनका क्या हुआ, नीलाम करने लगे, उन्हें बेचने के लिए खड़ा कर दिया। कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता। अंत में कसाई ने उन्हें, एक कसाई था जो मांस बेचता है, उसने उसे खरीद लिया। और हीरा मोती कांप गए, बेचारे डर कर कांप गए कि अब क्या होगा, नीलाम होकर जो है डरियल कसाई के साथ हम चले जाएंगे। अब वो चले गए। अब अपने भाग्य को कोसने लगे कि कसाई उन्हें मतलब अब कसाई क्या करेगा, काट देगा। और अब उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नजर आया। रेवड़ मतलब बहुत सारा झुंड जो होता है गाय बैलों का, वो नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं कि हमारी विपत्ति में भी इन्हें कोई चिंता नहीं है। फिर वो जूरी के द्वार पर जब देखा कि हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते में जब जहाँ जा रहे हैं वो जाना पहचाना है, तो उनके दुर्बल शरीर में जान आ गई। उन्होंने देखा कि ये तो हमारा वही रास्ता है, और वहां जूरी का जो घर था वो नजदीक आ गया। अब वो तेजी से भागने लगे और अपने थान पर खड़े हो गए। जहाँ पे स्थान था उनका, जहाँ पे वो बंधे होते थे, उस जगह वो आकर खड़े हो गए। जूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उनको अपने गले से लगा लिया। और बैल भी जूरी को चाटने लगे। डरियल कसाई की बैल की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा कि ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला मैं इन्हें नीलामी से लाया हूं, और बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। तो मोती ने उस पर सींग चलाया। डरियल भागा, मोती ने उसे भगाया और गांव से दूर कर दिया। जूरी ने निहाल होकर नानों में खली, भूसा, चोकर में दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी अब वो खुशी खुशी वहीं रहने लगे। कितनी मतलब क्या कहा कि कितनी मुसीबत झेल कर वो अपने घर वापस आए। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि जानवरों में भी कितनी मतलब कुछ जानवर तो मूर्ख होते हैं जैसे गधा है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बेचारे सरल स्वभाव के हैं, सहनशील हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या होता है, चालाकी भरी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हिंसक होते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं। कुछ हिंसक भी होते हैं जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, वे अपनी रक्षा भी करते हैं। जैसे कुछ कुत्ता होता है, आपने देखा होगा, अपने स्वभाव से सरल होता है, लेकिन जब अपने पे आ पड़ती है तो वो काट खाता है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जब अपने ऊपर विपदा आती है तो इंसान हिंसक भी बन जाता है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई परेशानी हो तो लिखिएगा। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।